हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आरबीएस महाविद्यालय मेजाखास। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरबीएस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पर। ये सब्जेक्ट जो है 4th सेमेस्टर का है, तो स्टूडेंट्स इसको आज अच्छे से देखेंगे कि सीड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, सीड क्या होता है और सीड का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पे जो डिवाइड किया गया है सीड के प्रकार को, उस पे हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सीड क्या होता है। स्टूडेंट्स, पहले आपको दिखेगा कि सीड जो होता है वो एक परिपक्व यानी मैच्योर ओव्यूल होता है, निषेचित बीजांड होता है यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, जो पौधों के प्रजनन की मूलभूत इकाई होती है। इस बात को ध्यान में रखिए कि मूलभूत इकाई क्या होती है, ये सीड होता है। यानी सीड जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन का क्या होता है, वो प्रदाता होता है, यानी नया जनरेशन हमको ग्रो करना होता है, तो वो सीड में वो मिनिएचर प्लांट्स जो होता है अवेलेबल होता है, ताकि हम नया जनरेशन ग्रो करें, नया पौधा तैयार करें, तो वो सीड के अंदर ही वो नया पौधा इस्टेब्लिश होता है। जब हम उसको सोइंग करते हैं, एक फेवरेबल कंडीशन देते हैं, तो वो एक पौधा के रूप में बनता है धीरे धीरे जर्मिनेट होने के बाद। तो वो सीड क्या है, एक पेरेंट होता है, मदर सीड होता है, जो नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो मैच्योर ओव्यूल होता है यानी परिपक्व ओव्यूल होता है, यानी बीजांड होता है, और निषेचित होता है यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। अब यहाँ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का मतलब ये है कि सीड को हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्यों कहते हैं। तो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में, आप लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा होगा पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जो मेल गैमीट होता है, जो फ्लावर का मेल गैमीट होता है, पोलन ग्रेन होता है, वो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर आकर गिरता है, फॉल डाउन होता है, तो वो पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन के बाद वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। मैंने अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि किस तरह से पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, वो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अब वो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे मेल गैमीट बनता है, कैसे फीमेल गैमीट बनता है, मियोसिस माइटोसिस कैसे होता है, पोलन ट्यूब कैसे बनता है, वो सारी चीजें हमने बता दिया है। तो कभी फिर क्लासेस में, हम ऑनलाइन क्लास में भी बता देंगे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज ओव्यूल का मतलब ये है कि पॉलिनेशन, मेल गैमीट जो होता है पॉलिनेशन करने के बाद, वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद, वो फीमेल गैमीट की जो ओवम होता है, ओव्यूल होता है, अंडाशय होता है, वो वहां जाकर के फर्टिलाइज कर देता है, उससे मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जो वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो गैमीट होता है वो जाइगोट बनाता है, और वही जाइगोट जाके एम्ब्रियो बनाता है, वही एम्ब्रियो डेवलप होकर एक सीड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए सीड को बोला जाता है कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। वो ओव्यूल जो फर्टिलाइज्ड है, उसके बाद वो एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन करता है, और जो एम्ब्रियो के बाहरी स्ट्रक्चर यानी आउटर लेयर होता है, वो जाकर के सीड कोड का फॉर्मेशन करता है। तो सीड कोड जो होता है, वो सीड आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में, धान, गेहूं, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, सबके सीड होते हैं। ये सीड के ऊपरी जो खोल होता है, आवरण होता है, जिनको हम निकालते हैं, तो अंदर जो होता है कोटिलीडन्स पाया जाता है। तो वो सीड कोड का फॉर्मेशन क्या होता है, वो एम्ब्रियो के आउटर लेयर से ही बनता है। वो टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है, फिजिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, यानी किसी भी प्रकार के बीज में चोट न पहुंचे, अंदर वो खराबी उसके अंदर ना आए, कुछ टेम्परेचर को सहन कर सके, फिजिकल इंजरीज को सहन कर सके, यानी उसकी जो एम्ब्रियो हो अंदर, मिनिएचर प्लांट है अंदर, उसकी एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, इन सभी का वो सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? सीड कोट। तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि सीड क्या होता है। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, जो पौधों के प्रजनन की मूलभूत इकाई होती है। यानी पौधा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि नया पौधा कैसे बनता है, वो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद एक सीड बनता है, एक सीड से फिर उस सीड से अगला पौधा बनता है, फिर उस अगले पौधे से जो सीड बनता है उससे अगला पौधा बनता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सीड होता है जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, मैच्योर होता है। इसमें एक छोटा भ्रूण यानी शिशु पौधा होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया, मिनिएचर प्लांट यानी छोटा सा पौधा उसमें उपस्थित होता है। जब वो फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि एयर मिला, उसको वाटर मिला और टेम्परेचर मिला,
तो वो जर्मिनेट कर जाता है। जब आप मिट्टी में सोइंग करते हैं किसी भी सीड को, तो वो फेवरेबल कंडीशन पाने के बाद ही वो क्या करता है, जर्मिनेट होने लगता है। एक सुरक्षात्मक आवरण जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको कि हम सीड कोट बोलते हैं, अनुकूलन परिस्थितियों यानी नमी, हवा, तापमान में या अंकुरित बनकर एक पौधा हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये बीन्स का सीड है। बीन्स का सीड ये देख रहे हैं, ये और ये, इसको बोलते हैं कॉटिलिडन्स। इस प्रकार से आगे मैं बताऊंगा कि कॉटिलिडन्स क्या होते हैं और कॉटिलिडन्स कितने प्रकार के होते हैं, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन क्या होते हैं, वो आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ये देखिए बीन का ये डाइकॉट सीट है, ये डाइकॉट देख रहे हैं ना, 1 2, इसको डाइकॉट बोलते हैं कॉटिलिडन्स है, जो कि सीड कोट को हटाने के बाद सीड को तोड़ेंगे तो वो 2 बराबर भागों में टूट जाता है, यानी उसमें सेप्टा पाया जाता है कि वो 2 बराबर भागों में अलग अलग 2 कॉटिलिडन्स होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं, उसको डाइकॉट सीड बोलते हैं। ये इपिकोटाइल है, यहाँ देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लीव्स है, ये इपिकोटाइल है, उसके नीचे जस्ट हाइपोकोटाइल है और ये है रेडिकल। यहां पे रेडिकल लिखा हुआ है, ये रेडिकल है और ये सीड कोट है जो कि बाहरी आवरण हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये आपका सीड कोट है और ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं, यानी बीज पत्र। बीज पत्र यहां आप देख रहे हैं कि इपिकोटाइल क्या है। इपिकोटाइल जो होता है यहीं से प्लूम्यूल के जस्ट ऊपर, जो प्लूम्यूल के जस्ट नीचे, यानी जहां से स्टेम बनता है और लीव्स बनता है, वो सारा क्या होता है, इपिकोटाइल होता है, यानी रेडिकल्स के ऊपर का भाग होता है। और उसके नीचे हाइपोकोटाइल होता है जो कि रेडिकल से जुड़ा होता है, अंदर की तरफ होता है, जो कि आगे चल के जड़ से जुड़ा होता है, वो क्या होता है, हाइपोकोटाइल होता है। और इपिकोटाइल जो कॉटिलिडन्स के ऊपर का भाग होता है वो इपिकोटाइल होता है, जो कॉटिलिडन्स के अंदर का भाग होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। और रेडिकल्स होता है स्टूडेंट्स, रेडिकल से ही रूट का फॉर्मेशन होता है, यानी जड़ का फॉर्मेशन कहां से होता है, रेडिकल से होता है। तो रेडिकल सॉइल के अंदर जाएगा और जो ये प्लूम्यूल होता है जो कि हाइपोकोटाइल होता है, प्लूम्यूल होता है वो सॉइल के ऊपर आता है। तो आप देख सकते हैं ये बीन्स का सीड है, डाइकॉट है, इपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है एंड रेडिकल क्या है। ठीक, मुख्य अंतर क्या है दोनों में, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में। इपिकोटाइल जो होता है ये स्थान कहां के होता है, बीज पत्र के ऊपर। इपिकोटाइल जो होता है बीज पत्र के ऊपर का स्थान होता है, जो मैंने यहां इपिकोटाइल दिखाया है। यानी बीज पत्र क्या है, ये है, ये 2 भाग हैं, क्या है, कॉटिलिडन्स हैं। ये बीज पत्र के ऊपर का भाग है, जबकि हाइपोकोटाइल जो होता है वो बीज पत्र के नीचे का भाग है। स्थानीय हुआ अंतिम विकास, यानी तना और पत्तियां। जो इपिकोटाइल होता है वहां से स्टेम बनता है, लीव्स बनता है, यानी पत्तियां बनती है और तने बनते हैं वहां इपिकोटाइल से। जो हाइपोकोटाइल होता है जड़ बनता है और तने के निचले हिस्से, यानी जड़, तना जो होता है वो सॉइल के ऊपर का भाग होता है और सॉइल के नीचे जो कुछ भाग होता है जो कि स्टेम जैसा ही होता है, उसके बाद जड़ का फॉर्मेशन उसके नीचे होता है, उसके बाद रूट हेयर्स होते हैं। तो वो सारे कहां पे आते हैं, वो आते हैं हाइपोकोटाइल। अंकुरण के प्रकार, हाइपोजियल में मुख्य भूमिका होती है एंड इपीजियल में मुख्य भूमिका किसकी होती है, हाइपोकोटाइल्स की। इपीजियल एंड हाइपोजियल 2 प्रकार की ये जर्मिनेशन है। हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड इपीजियल। हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होता है उसमें कॉटिलिडन्स जो होता है सॉइल के अंदर ही रहता है, जबकि इपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स सॉइल के ऊपर आ जाता है। ये जो कॉटिलिडन्स है हाइपोजियल जर्मिनेशन में सॉइल के अंदर रहेंगे, और जबकि ये जो इपीजियल जर्मिनेशन में है, इपीजियल जर्मिनेशन में ये कॉटिलिडन्स सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बीन्स देखे होंगे या फिर चना मटर देखा होगा, ऊपर आ जाता है सॉइल के ऊपर, और धान गेहूं वो तो नीचे ही रह जाता है, तो वो हाइपोजियल जर्मिनेशन हुआ। जो ऊपर आ जाता है कॉटिलिडन्स, वो किस तरह का जर्मिनेशन है, इपीजियल जर्मिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ सीड।
अब हमने तो सीड जान लिया है कि सीड होता क्या है, एक मैच्योर होता है, ओव्यूल होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, और किस तरह से सीड का फॉर्मेशन होता है। और हमने ये भी बताया, हमने ये भी डिस्कस किया आपके साथ कि वो फर्टिलाइज ओव्यूल क्यों है, उसको फर्टिलाइज ओव्यूल क्यों बोलते हैं। अब आगे बात करेंगे सीड जो होता है वो सीड का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं। तो बीज पत्र के आधार पर, पहला है बीज पत्र के आधार पे, दूसरा है भंडारण के आधार पे, तीसरा है पीढ़ी यानी जनरेशन एंड सर्टिफिकेशन के बेसिस पे बीज का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे बीज पत्र के आधार पे, जो कि पहला है। बीज पत्र के आधार पे कितने प्रकार के सीड होते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सीड। On the basis of the cotyledons, there are two types of the seed, monocotyledons and dicotyledon seed। यानी बीज पत्र के आधार पे सीड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक बीज पत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री यानी जिनमें आप लोग सभी देखे होंगे, सभी लोग धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मटर सब ने देखा होगा। तो आप लोगों ने गेहूं देखा होगा, धान देखा होगा और मक्का देखा होगा। ये एक बीज पत्री सीड हैं, एक बीज पत्री बीज हैं, मोनोकोटिलिडनस सीड हैं। आप उसको कभी भी सीड कोट को हटा करके देखेंगे तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता कि दो बराबर भागों में जुड़ करके एक बना है, दो भाग में वो नहीं दिखता, वो सिंगल दिखता है। वो एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है वो मोनोकोटिलिडनस होते हैं। और वो क्या है, मक्का है, बाजरा है, धान है, गेहूं है, ये एक बीज पत्री हैं। उनको तोड़ करके देखेंगे तो दो बराबर भागों में, जैसे चना मटर का दो बराबर भागों में, अरहर का दो बराबर भागों में, बीन्स का सीड दो बराबर भागों में अच्छे से देखने को मिलता है। वो चीज मोनोकॉट सीड में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक बीज पत्री। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि एक बीज पत्री क्या होता है, दो बीज पत्री क्या होते हैं। द्विबीजपत्री होता है जब आप सीड देखते हैं, अभी मैंने बताया कि चना का ले लीजिए, मटर का ले लीजिए, बीन्स का ले लीजिए, सेम का बीज आपने देखा होगा। इन सभी को जो ज्यादातर पल्सेस होते हैं क्रॉप, उनको आप देखेंगे, तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में टूट जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि दो अलग अलग सीड जाके आपस में जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट हुए हैं। उनमें एक सेप्टा जो होता है वो दोनों को ऐसा लगता है कि अलग कर रखा है, वो होता है डाइकॉट सीड। जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। उसको देखेंगे कि मटर में देखने को मिलेगा, सेब में देखने को मिलेगा। आम की गुठलियां, जब आप आम खाने के बाद गुठली देखते हैं, गुठली को जब तोड़ते हैं तो आपको बचपन में बहुत सारे सीटियां उटियां बजाते थे लोग, हमने भी बजाया है। तो दो बराबर भागों में हमने उसको देखा है कि आप लोगों भी सभी ने देखा होगा कि दो बराबर भागों में दिखता है। वो दो पार्ट होता है जो जुड़ करके आपस में एक सीड का फॉर्मेशन करता है, वो डाइकॉट सीड है। दो कोटिलिडन्स उसमें लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। मूंगफली हो गया इत्यादि, ये सभी क्या हैं, डाइकॉट सीड हैं। अब भंडारण के आधार पे दूसरा क्या है, भंडारण के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, सीड का। क्लासिफिकेशन ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्थोडॉक्स सीड्स एंड दूसरा होता है रिकैल्सिट्रेंट सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड्स में उदाहरण है टमाटर है, गेहूं है, धान है, मक्का है। ये ऑर्थोडॉक्स सीड्स कौन से होते हैं, ऐसे सीड जिनको अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है, यानी स्टोरेज किया जा सकता है। दैट टाइप्स ऑफ सीड विच कैन बी स्टोरेज द लॉन्ग टाइम, फॉर द लॉन्ग टाइम, अधिक समय तक उसको स्टोरेज कर सकते हैं। इसको ऑर्थोडॉक्स सीड्स को, क्योंकि उसमें मॉइस्चर का लेवल कम रखते हैं, 5 से लेकर के 12% तक या 8 से 12% तक। जैसे कि सीरियस क्रॉप हुए, ज़्यादातर उनमें 8 से 12 या 12 से 14% तक नमी उसमें रखते हैं, या 12% से, या ये कह सकते हैं कि 14% से कम नमी जिनमें पाया जाता है या जिनमें रखा जाता है, वो क्या होते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड्स होते हैं। उनको लंबे समय तक स्टोरेज किया जा सकता है आसानी से, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। अब दूसरा आता है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होता है,
आम, रबर, लीची, जामुन ये उसके उदाहरण हैं। इनमें आप देखे होंगे लीची के सीड हों या रबर या आम या जामुन के सीड होते हैं, इनमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, 15% से ज़्यादा 30% तक नमी होता है। इनकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कम समय तक के लिए होता है, ये ज़्यादा समय तक हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। बहुत ही सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ स्टोरेज क्षमता के आधार पे दिया गया है। वो स्टोरेज क्षमता जिनमें नमी कम होगी वो ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं, और जिनमें नमी ज़्यादा होगी वो कम समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरेशन एंड सर्टिफिकेशन बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेशन एंड सर्टिफिकेशन। यानी सीड का जो प्रमाणन होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे उसको हम ग्रो करते हैं और किस तरह से हम नेक्स्ट जनरेशन में उसको यूज करते हैं और सर्टिफाइड करते हैं, उस बेस पे सीड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक होता है न्यूक्लियस सीड, दूसरा होता है ब्रीडर सीड, तीसरा होता है फाउंडेशन सीड एंड चौथा होता है सर्टिफाइड सीड। इसमें आप न्यूक्लियस सीड देखेंगे, फिर ब्रीडर सीड देखेंगे, कहीं कहीं आपको दिखेगा कि ब्रीडर सीड सेकेंड, फाउंडेशन सीड सेकेंड, ठीक है। तो लेकिन जो बेस पूछा जाता है एग्जाम्स में वो यही सीरियल्स है, यही सीरीज में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस सीड क्या है, किसका प्रोजेनी है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड किसका प्रोजेनी है और सर्टिफाइड सीड क्या होता है। तो आइए देखते हैं इन सब के बारे में। पहला है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड क्या होता है? ये न्यूक्लियस सीड जो होता है ये प्लांट ब्रीडर, जो कि ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होता है, वो ग्रो करता है अपने इंस्पेक्शन में, अपने देख रेख में, वो दूरी को मेंटेन करता है, आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करता है, किसी भी प्रकार का उसमें कंटामिनेशन ना हो, कोई दूसरे वेराइटी का उसमें पॉलन आके न गिरे, मतलब एकदम प्योर होता है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, किसी फॉरेन पॉलन ग्रेन आके उसमें फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन में भाग नहीं ले पाते हैं, उसको बिल्कुल एकदम सुरक्षित कंडीशन में ग्रो किया जाता है। और इनिशियल सीड इसको बोला जाता है, यानी प्रारंभिक बीज, इसको क्या बोला जाता है? प्रारंभिक बीज। अब दूसरा प्रोड्यूस्ड बाय द ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर। ये प्लांट ब्रीडर जो है उसी के पास ये ऑथराइजेशन होता है कि जो वो ग्रो कर रहा है या फिर नए वैरायटी को डेवलप कर रहा है वही उसको ग्रो कर सकता है, कोई दूसरा उसको ग्रो नहीं कर सकता विदाउट परमिशन के। तो वो क्या होता है? ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर जो होता है वही ग्रो कर सकता है, बहुत सीमित मात्रा में। न्यूक्लियस सीड क्या होता है? बहुत सीमित मात्रा में ग्रो किया जाता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी यानी आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता एंड ये फिजिकल यानी भौतिक शुद्धता, ये दोनों 100% होती है। आनुवंशिक शुद्धता 100%, फिजिकल प्योरिटी यानी भौतिक शुद्धता 100%, यानी इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती है, बिल्कुल प्योर होता है। अब जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है? जेनेटिक प्योरिटी ये मतलब है उसमें जो जीन है, उस सीड में जो जीन है वो उसमें दूसरे प्रकार का जीन ना आ जाए, किसी दूसरे वैरायटी का जीन ना आ जाए, कोई दूसरा उसमें वैरायटी मिक्सचर ना हो, जो वैरायटी है वो वही वैरायटी हो, उसका हर प्रकार का सिमिलरिटीज हो, उसमें किसी भी दूसरे जीन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो होता है जेनेटिक प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी में कोई इसमें धूल, कंकड़, पत्थर या फिर कोई प्लांट रेजिड्यूज यानी उसके जड़ हो गए, लीफ हो गए, स्टेम हो गए, इन सब का मिक्सचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कोई दूसरा सीड उसमें नहीं मिला होना चाहिए। ये होता है 100% फिजिकल प्योरिटी। नो टैग एंड नो सर्टिफिकेशन, इसमें कोई टैग की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये कमर्शियलाइज नहीं होता, ये बेचने के लिए नहीं होता है, किसानों के लिए नहीं होता है। ये प्लांट ब्रीडर खुद जो इसको प्रोड्यूस करता है और इसे सर्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं होती है और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रीडर सीड। दूसरा आप देखेंगे कि ब्रीडर सीड जो होता है ये प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, यानी जो अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस सीड क्या होता है उसी से ये ब्रीडर सीड प्रोड्यूस किया जाता है।
यानी उस न्यूक्लियर सीड का संतति है कौन, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो होता है इसमें भी जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटीज यानी आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता 100% 100% रखते हैं। और टैग कलर इसमें गोल्डन येलो कलर होता है। टैग का साइज जो होता है वो 12 गुणित 6 सेंटीमीटर रखा जाता है। टैग उसमें लगा होता है, बोरी होता है। उस बोरी में आपको दिखा दें कि मान लीजिए ये आपका टैग है, ठीक है। इसको आप ये कह सकते हैं कि टैग का साइज है, और जो भी सीड होता है उस सीड में जो सीड होता है वो बोरी में पैक होता है। वो बोरी के बाहर गोल्डन येलो कलर का ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 12 गुणित 6 इतने साइज का उसमें टैग लगा होगा, उस बोरी में लगा होगा। उसमें सारी डिटेल होते हैं, उस सीड के प्रोडक्शन का सारी डिटेल उसमें लिखा होता है, ये टैग होता है। और वो होता है गोल्डन येलो कलर का। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ब्रीडर सीड में किस टाइप का टैग होता है, कलर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है। तो इसको विशेष रूप से याद रखेंगे कि गोल्डन येलो कलर का इसमें टैग लगा होता है, और साइज जो होता है 12 गुणित 6 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट है तीसरा जो है फाउंडेशन सीड होता है। फाउंडेशन सीड यानी फाउंडेशन बीज क्या होता है, ये प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड, यानी जो ब्रीडर सीड होता है उससे ये फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस किया जाता है। और साथ ही साथ ब्रीडर सीड से ब्रीडर सेकेंड सीड प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे ये ब्रीडर सीड है, इससे फाउंडेशन सीड है, सॉरी, इस फाउंडेशन सीड से फाउंडेशन सेकेंड सीड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये जो है ओरिजिनली बात किया जाए तो ब्रीडर सीड जो होता है उसका ये प्रोजनी है कौन, फाउंडेशन सीड। इसमें जेनेटिक प्योरिटी यानी आनुवंशिक शुद्धता 99.5%, फिजिकल प्योरिटी 98% रखा जाता है। इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ये कहीं से भी एक पॉइंट मिस करने लायक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे, उसमें एग्जाम देने जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। अभी से पढ़ते रहिए, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टैग का कलर इसमें व्हाइट कलर होता है। टैग का साइज जो होता है 15 गुणित 7.5 सेंटीमीटर होता है। एंड इट्स प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड, यानी इस फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन होता है। यानी सर्टिफाइड सीड का ये क्या है, प्रोजनी है। प्रोड्यूस सीड्स, ये जो होता है प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, NSC नेशनल सीड कारपोरेशन, स्टेट सीड कारपोरेशन एंड सर्टिफाइड एजेंसी। जैसे स्टेट सीड कारपोरेशन जो एजेंसी होती हैं सीड जो प्रोडक्शन करती हैं, उनके इंस्पेक्शंस में, उनके देख रेख में, उनके परमिशन में, उनके विजुअलाइजेशन में ये क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और जो ब्रीडर सीड होता है उसको क्या कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट ब्रीडर प्रोड्यूस करता है। एंड सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, जैसे जहाँ पे रिसर्च होते हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर साइंटिस्ट होते हैं उसको उस सीड को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें प्रोजनी किसकी है, ये ब्रीडर सीड की प्रोजनी है। यानी फाउंडेशन सीड जो होता है ब्रीडर सीड से निकाला जाता है, यानी प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो आनुवंशिक शुद्धता फिजिकल प्योरिटी कितने हैं, 99.5%, 98%। तो टैग कलर साइज सब याद रखिए। आनुवंशिक शुद्धता आप बता ही दिए हैं कि उसमें किसी दूसरे वेराइटीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए फिजिकल भौतिक शुद्धता में, यानी उसमें कंकड़ पत्थर या अन्य प्रकार के बीज या धूल कण या प्लांट के कोई भी पार्ट उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और कितना परमिजिबल है, 2% तक, यानी 98% उसमें शुद्ध होना चाहिए। 2% तक मिक्सचर है तो वो चलेगा। जेनेटिक प्योरिटी 99.5% उसमें होना चाहिए, किसमें, फाउंडेशन सीड में। यानी 0.5% तक उसमें मिक्सचर जेनेटिक प्योरिटीज जो है चल सकता है कि इम्प्योरिटीज 0.5% तक उसमें इम्प्योरिटीज चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसमें 99.5% उसमें प्योरिटी होना आवश्यक होता है, किसमें, फाउंडेशन सीड में। अब आपका चौथा देखेंगे सर्टिफाइड सीड। इसमें सर्टिफाइड सीड जो होता है ये ऐसा सीड है जो कि किसानों को यही ग्रो करने के लिए अवेलेबल कराया जाता है। यानी देखिए ये क्या है, सर्टिफाइड सीड है, किसानों को दिया जाता है।
किसानों को दिया जाता है। किस लिए? बुआई के लिए। ये जो सर्टिफाइड सीड है जो हम आप बोते हैं अपने खेतों में, बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं सीड का, किसी भी क्रॉप की सीड का, तो यही सीड होता है। कौन सी? सर्टिफाइड सीड होता है। यानी उसको सर्टिफिकेशन मिला होता है कि ये किसान ग्रो कर सकता है। जो भी उसमें गाइडलाइंस होते हैं वो कि जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, टैग का साइज, कलर, और उसके साथ ही साथ ये देखते हैं कि 99% इसमें जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, यानी 1% तक इम्प्योरिटी जो है वो चलेगा। फिजिकल प्योरिटी 98% तक होना चाहिए, यानी 2% उसमें किसी भी प्रकार की भौतिक अशुद्धता आ जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 98% तक उसमें शुद्धता होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को कौन सर्टिफाइड करता है? SSCA यानी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होता है, ये क्या करता है? इसको सर्टिफिकेट देने का काम करता है। पहले वो क्या करेगा? जांच करेगा, इंस्पेक्शंस करेगा, उसका ग्रेडिंग करेगा कि ये बीज जो है सभी मानकों पे खरा उतरा है या सही है कि नहीं है, इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। लगभग ज़्यादातर सीडों में देखा जाता है कि वो 80 से 85% से ज़्यादा उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए। मतलब हमने 100 सीड का बल्क लिया तो वो उस पूरे बल्क में 80 से 85 सीड जर्मिनेट करना चाहिए, यानी जमना चाहिए, उगना चाहिए। तो वो जर्मिनेशन परसेंटेज को मेजर करेगा, चेक करेगा। उसके बाद उसमें कोई फिजिकल इम्प्योरिटीज कितना है, जेनेटिक इम्प्योरिटीज कितना है, यानी जेनेटिक प्योरिटी कितना है और फिजिकल प्योरिटी कितना है। इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्शन करने के बाद उसका ग्रेडिंग करेगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन देने का काम करेगा। तब ये किसानों के लिए अवेलेबल कराया जाता है कि वो किसान इस फला यानी पर्टिकुलर सीड को सो कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। और उसका टैग का कलर पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये कलर पूछा जाता है कि जो सर्टिफाइड सीड होता है उसके टैग का कलर क्या होता है, तो वो अजर ब्लू कलर का होता है। कहीं कहीं पे केवल ब्लू कलर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे अजर ब्लू लिखा हो तो उस अजर ब्लू को ही हम सही मानेंगे। उसके बाद उसमें टैग की साइज जो होती है वो 15 गुणित 7.5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई जितना होगा उसका आधा चौड़ाई होगा टैग का कलर। गोल्डन येलो किसका था? ब्रीडर का था। फिर ब्रीडर के बाद फाउंडेशन था वाइट कलर और सर्टिफाइड, ये दोनों का सीड टैग साइज एक ही था और ब्रीडर का जो था 12 गुणित 6 सेंटीमीटर। तो टैग का कलर के साथ साथ टैग की साइज भी हम याद रखेंगे। बस इतना ही। अच्छा, सर्टिफाइड सीड के बाद हम देखते हैं एक आता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है, मिलता है बुकों में कि ट्रूथफुल लेवल सीड। ये जो ट्रूथफुल लेवल सीड होता है इसको कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो ट्रूथफुल लेवल सीड होता है ये वही ग्रो करते हैं जितने NSC हो या SSCA हो, ये जितने ये ग्रो करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हों, रिसर्च एजेंसीज हों, वो सब तो ग्रो करते ही करते हैं। साथ ही साथ उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है, उसको फार्मर्स भी परमिशन लेने के बाद उसको ग्रो कर सकता है। ठीक है, और उसका जो कलर होता है टैग का वो ग्रीन कलर का होता है। तो उसको ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बस इतना ही है, सब तो ग्रो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको फार्मर्स यानी किसान भी इसको ग्रो कर सकता है, ट्रूथफुल लेवल सीड को। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्स में या बुक में आप देखेंगे कि मेनली यही है कि न्यूक्लियस सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है एंड सर्टिफाइड सीड होता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और समझा और हमारे साथ डिस्कस किया कि ये होता क्या है सीड, और सीड को फर्टिलाइज ओव्यूल क्यों कहते हैं, और सीड के प्रकार क्या होते हैं, कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, कॉटिलिडन्स के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने बताया, और स्टोरेज क्षमता के आधार पर कि स्टोरेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही कॉटिलिडन्स के प्रकार आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। और यह है सर्टिफिकेशन के आधार पे सीड का क्लासिफिकेशन जो किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो RBS महाविद्यालय के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।